हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम सब सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए मैथमेटिक्स का सिलेक्शन सीरीज। इसके पहले जो है मैंने 2 वीडियोज प्रोवाइड कर दिए थे जिसमें टॉप जो है 20 क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है टोटल 40 क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, उस 40 क्वेश्चन में आपका 5 जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन इजी हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये जो इजी क्वेश्चन आते हैं ना, इसको आप भी सॉल्व कर लोगे एंड जो अदर बच्चे बैठेंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। तो आपको टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन ही सॉल्व करना है जिसमें ज्यादा डाउट आपको आता है एंड बहुत सारे बच्चे उस चीज को सॉल्व नहीं करते। तो इसलिए मैं टोटल पूरा 40 क्वेश्चन एक साथ ना करा के स्टेप वाइज स्टेप कराता हूं। किसी जो है वीडियो में 15 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, किसी में 20। इट मीन्स क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड रहता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। जो आज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं ये बहुत ही परफेक्ट लेवल के क्वेश्चन है जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था 2017 में, उसके भी क्वेश्चन को ऐड किया हूं, 2021 के भी क्वेश्चन को ऐड किया हूं एंड कुछ न्यू क्वेश्चन भी लिया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आएंगे। सो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट सेशन नंबर 3। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइड कर दिया था। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में गिवन है, आपको वहां पे जाके पहले फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को देखना है। प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा एंड अपना नोट्स बनाते हुए चलो। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है, या तो स्क्रीनशॉट लेके रखो या तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स उन चीजों का बनाते चलो। नेक्स्ट जो है आपको पता है कि मैथमेटिक्स में टोटल जो है 40 क्वेश्चन गणित से आने वाले हैं एंड आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 40 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप 32 से 35 क्वेश्चन जो है राइट करके आओ, तभी सिलेक्शन के चांसेस जो है आपके ज्यादा रहने वाले हैं। देखो 160 क्वेश्चन पूरा आने वाला है और टाइम कितना मिला है 120 मिनट। इट मीन्स 2 घंटे का टाइम मिला है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 120 मिनट में आप टोटल 160 क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इसमें तो 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे, तो इनमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा। ये चीजें जो है टाइम टेकन है, इसलिए पूरा फोकस आपको मैथ्स और रीजनिंग पे ही नहीं करना है कि भाई आप डेली जो है 40-40 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के ही सॉल्व कर रहे हो, बाकी हिंदी जो है एंड जीके जीएस जो है आपका छूट जा रहा है। आप डेली जो है आप अपना टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे कितने टाइम मैथ्स सॉल्व करना है, कितने टाइम रीजनिंग सॉल्व करना है, हिंदी पे कितना टाइम देना है, जीके जीएस पे कितना टाइम देना है। बिकॉज सिलेक्शन उसी का होगा जो चारों सब्जेक्ट को जो है बराबर टाइम देंगे एंड अपना वीकनेस पॉइंट जो है ठीक करते हुए चलेंगे। मान लो आपको मैथ्स में टॉपिक नहीं आ रहा है, जो टॉपिक नहीं आ रहा है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज प्रतिशत वाला हो गया, तो उन सब चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा हर एक चीज को आपको परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करना चलता है, उसमें से जो है आपका पूरा कवर हो जाएगा। एंड आपको फोकस करना है हिंदी एंड जीके जीएस पे भी, बिकॉज 120 मिनट में 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैथ्स और रीजनिंग तो टाइम लेगा, लेकिन ये जो हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपने क्वेश्चन को रीड किया, आ रहा है तो टिक करके आगे बढ़े, नहीं आ रहा है तो जो है वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, मान लो आप सॉल्व करने बैठ गए, अब वहां पे 1 मिनट का कैलकुलेशन आ गया तो आप छोड़ के आगे तो बढ़ नहीं सकते, आपको जो है सॉल्व ही करना पड़ेगा अगर आ रहा है तो। इस तरीके से उसमें जो है टाइम लग जाता है एंड आपका जो एग्जाम है OMR बेस है। इट मीन्स वहां पे 4 ऑप्शन गिवन रहेंगे, जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसको आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना होगा ब्लैक पेन से, वहां पे पूरा सर्कल को फिल करना होता है। तो उसमें भी 15 से 20 सेकेंड हर एक क्वेश्चन के पीछे एक्स्ट्रा चला जाता है। तो इसके हिसाब से जो है आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अभी आप समझ लो कि आप जो है किस तरीके से कर रहे हो। ये मान के चलो हिंदी एंड जीके जीएस अगर आप अच्छे से करोगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, बाकी मैथ्स और रीजनिंग तो सब करके आएंगे ही। इसलिए आपको फोकस जो है सभी सब्जेक्ट पे करना है। अगर अभी तक आपको सिलेबस नहीं पता है तो ये है आपका मैथ्स का सिलेबस। यहाँ से जो है
हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको सभी चैप्टर प्रॉपर एंड अच्छे तरीके से रिवाइज करके चलना है। एंड कुछ रीजनिंग के चैप्टर भी यहाँ पे मैथ्स में पूछे जाते हैं, जैसा कि उन्होंने नोटिफिकेशन में ऐड किया है। तो मैं जो भी मॉक टेस्ट या जो भी प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इन सब चीजों के भी क्वेश्चन ऐड करता हूँ, डायरेक्शन के भी ऐड करता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी है, कैलेंडर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एंड मोस्टली आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही यहाँ पे मैं ऐड करता हूं। सो आइए सॉल्व करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद पहले 10 से 15 सेकंड जो है आप खुद से ट्राई करो कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूं या सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं। एंड अपना आंसर टिक करके रखो कि मेरा ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आएगा। उसके बाद फिर वीडियो को ओपन करो, चेक करो आपका राइट आया है कि रॉन्ग। एंड शॉर्टकट ट्रिक भी सीखते हुए चलना है। ऐसा नहीं कि आप जो है क्लास 9 10th की तरफ जो है पूरा लॉन्ग कट मेथड यूज कर रहे हो। आपको शॉर्टकट ट्रिक सीखने चलता है। डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना है, विभाजकता का नियम, कहां से कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, इन सब चीजों से आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डायरेक्शन के बेस पे। ये क्वेश्चन जो है एसआई के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। इट मींस आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। सो यहाँ पे पूछ रहा है, पूर्व दिशा की तरफ चेहरे किए एक आदमी दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे जो है घड़ी चलती है ना, आपने देखा है ना, उसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। और घड़ी के अगर विपरीत दिशा में चलोगे तो उसको बोलेंगे वामावर्त। दिशा में 135 डिग्री घूमता है। अब जो है आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो एक बार मैं पूरा बेसिक से इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक क्वेश्चन में आपको इतना सीखने को मिलेगा कि वो 3 से 4 क्वेश्चन के बराबर रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो टोटल जो है 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन सा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इट मीन्स पूरब, पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। ये जो आपको डायरेक्शन दिख रहे हैं, पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया एंड दक्षिण हो गया। इस तरीके से राइट हैंड साइड में आपका पूर्व होता है, लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम होता है। आपका जो सर दिख रहा है, मुंडी जिधर है उस तरफ उत्तर होता है एंड पैर की तरफ आपका दक्षिण होता है। इतना समझ गया, ये मेन डायरेक्शन है। अब जो इन दोनों के बीच में डायरेक्शन आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कौन सा डायरेक्शन आपको दिख रहा है। अगर मैं इस उत्तर की बात करूं एंड पूरब की बात करूं तो इसके बीच में ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट किसको डिनोट करेगा, उत्तर पूर्व को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, उत्तर पूर्व को, नॉर्थ ईस्ट को। समझ गया। अब ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये किन दो लाइन के बीच में है, ईस्ट के बीच में है एंड साउथ के बीच में है। तो ये क्या डिनोट करेगा, दक्षिण पूर्व डिनोट करेगा। गॉट इट। फिर नेक्स्ट अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं, ये जो आपको थर्ड दिख रहा है, तो ये किसके किसके बीच में है, पश्चिम के बीच में है एंड दक्षिण के बीच में है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, दक्षिण पश्चिम। एंड अगर इस वाले पार्ट की मैं बात करूं तो ये किन दोनों लाइन के बीच में है, उत्तर के बीच में एंड पश्चिम। तो ये आपके पास आ जाएगा उत्तर पश्चिम। ये जो है टोटल 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। मेन डायरेक्शन मीन्स ये वाला पूरब हो गया आपका, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया एंड दक्षिण हो गया। एंड इनके कोने में जो आते हैं उनको कुछ आप इस तरीके से करते हो। अब आपको समझना है कि भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिणावर्त, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। अगर आप घड़ी की दिशा में मूव करते हो, घड़ी किस तरीके से मूव करती है, यहाँ पे जो है आपके पास आ गया 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, तो घड़ी 12 के बाद 1 पे आएगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से मूव करती है ना। तो इसको हम बोलते हैं जो है दक्षिणावर्त डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इसका मैं अपोजिट कर दूं, अब इस तरीके से मूव करूं भाई, 12 के बाद पहले 11 पे गया, 11 के बाद 10 पे आया, 10 के बाद 9 पे आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त डायरेक्शन। ये कुछ इस तरीके से जो है आपके पास डायग्राम निकल के आता है। तो ये समझ गए आपको। इस टाइप से आपके क्वेश्चन में हर एक शिफ्ट में एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए हैं, तो प्रॉपर तरीके से आपको समझना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई कि एक जो है कोई आदमी है, पूर्व की दिशा में जो है अपना मुंह करके खड़ा है, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे है। ईस्ट इसी तरफ होता है, ये भाई आपका हो गया पूर्व। गॉट इट। ये आदमी इस डायरेक्शन में खड़ा है। फिर बोला है दक्षिणावर्त जो है 135 डिग्री घूमता है। 135 डिग्री का मीनिंग क्या होता है जरा बताओ। 135 डिग्री का मीनिंग होता है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर कोई भी चीज 90 डिग्री घूमेगी, मान लो ये आपके पास है तो 90 डिग्री इस साइड आ जाएगा। अब ये घूमा तो जो है आपके पास कुछ इस साइड आ गया, इट मींस नीचे की तरफ। गॉट इट। यहाँ पे इस तरफ आ गया, तो इस तरफ अब कौन सा डायरेक्शन होता है, दक्षिण होता है। कौन सा होता है, दक्षिण होता है। अब ये 90 डिग्री मूव गया।
अब जो है 45 डिग्री और आपको घुमाना है। 45 डिग्री आप घुमाओगे तो कहां पे आएगा, मान लो ये जो है आदमी था पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा था, 90 डिग्री घुमा तो कहां पे पहुंच गया, दक्षिण में पहुंच गया। अब 45 डिग्री आपको और घुमा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 45 मतलब इसका आधा तो यहां पे आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट जरा बताओ किसको डिनोट करता है, ये वाला पार्ट आपके पास किसको डिनोट करेगा, ये दक्षिण हो गया एंड ये आपके पास आ गया पश्चिम। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम। कौन सा दक्षिण पश्चिम, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है आपके पास डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये साउथ वेस्ट जो है इनका डायरेक्शन होगा। गॉट इट। सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़े, ये समझ गया ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, ये भी जो है यूपीएसआई 2017 के ही एग्जाम में पूछा गया है। इट मींस ये भी जो है आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 अंकीय संख्या। भाई 3 अंकीय संख्या कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो आपने 760 लिख दिया, यहाँ पे 523 लिख दिया, या तो आप जो है 210 लिख रहे हो। ये सब कैसे हैं, ये सब जो है 3 अंकीय संख्या है। इसमें आपको 3 डिजिट 3 अंक दिख रहा है। गॉट इट। और सभी जो है कैसे हैं, अंक 3 का गुणज है। आपको ऐसा 3 अंकीय संख्या लेना है जो सभी के सभी कैसे हो, 3 का गुणज हो। 3 का गुणज का मीनिंग कि जो आपने संख्या लिया, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 963। देखो ये 9 भी जो है 3 का गुणज है, 3 के टेबल में आता है। 6 भी 3 का गुणज है और 3 भी 3 का गुणज है, 3 का ही मल्टीपल है, ये भी जो है 3 के टेबल में आता है। कोई ऐसा आपके पास जो है 3 अंकीय संख्या है जिसमें सभी के सभी क्या है, आपके पास 3 के गुणज हैं। अगर इस संख्या का अंतिम अंक जो है सम संख्या है, अब भाई अगर आप 3 का टेबल लिखोगे तो 3 एक के 3, 3 दूना 6, 3 तिरिक का 9, जो है इसमें सम संख्या कौन सा आ रहा है, सम संख्या जो है 6 ही आ रहा है। इट मींस ऐसा नंबर है जिसका जो है लास्ट वाला अंक क्या है, 6 है। एंड ये कोई भी हो सकता है, मान लो आपके पास 3 9 है या 3 9 6 है, किसी भी तरीके से ये जो है हो सकता है, लेकिन लास्ट का यहाँ पे मेंशन किया है क्या है, आपके पास 6 है। एंड तीनों का अंकों का योग क्या है, 12 है। अगर मैं तीनों अंकों का योग करूं तो कितना आना चाहिए, आपके पास 12 आना चाहिए, उनका कंडीशन है। तो संख्या का 25%। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो इसमें आपको जो है सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली आपका आंसर, मुझे तो एक्सप्लेन करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब एग्जाम में फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो हमें संख्या क्या क्या पूछा है भाई, 25%। क्या पूछा है, 25%। ये जितने भी ऑप्शन गिवन है ना, सबके सब ऑप्शन क्या गिवन है, इसके 25% गिवन है। अगर मुझे 100% पूरा संख्या लिखना होगा तो क्या आएगा, जरा बताओ। अगर मैं पूरा 100% लिखूं, देखो अगर मुझे 25% को 100% बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कितना आपके पास आ जाएगा, 100%। सो ये आपके पास जो है कितना आ गया है, ये टोटल हो गया आपके पास 100%। अगर आपने परसेंट को जो है 100 कर दिया है तो संख्या को भी जो है 100 कर दो। 100 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इट मींस 4 टाइम से। देखो यहाँ पे 4 टाइम आपने किया है 100% के लिए, तो सभी संख्या में आप जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 चौक कितना आएगा, 28। अब यूनिट डिजिट चेक कर लो भाई, 8 जो है 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना आ रहा है, 4 चौक 16। 6 जो है 3 से कटता है और इवन नंबर भी है। अब 8 का मल्टीप्लाई जो है 4 में करोगे, 8 चौक 32 और 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 336। हाँ, ये वाला राइट आंसर हो सकता है। अगर 120 में जो है 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0, 4 दूना 8, 4 एक के 4। यहाँ पे जो है 0 3 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं, 0 भी 3 से कट जाएगा, 8 भी जो है नहीं, 8 तो जो है 3 से नहीं कटता, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अगर मैं 98 में 4 से मल्टीप्लाई करूं, 8 चौक कितना आ रहा है, 32। अब जरा बताओ ये 2 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। सो सभी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें जितने भी अंक आए हैं, 3 भी जो है 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 टेबल में आएगा, 6 भी 3 के टेबल में आता है, और 6 जो है इवन नंबर है। और यहाँ पे यही बोला था कि सम संख्या होना चाहिए लास्ट वाला। इन तीनों को ऐड करोगे, 3 + 6 कितना आ जाएगा, 6 3 9 10 11 12। और यहाँ पे बोला था कि भाई उनका ऐड करने पे अंकों का योग कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो सब कुछ जो है ऑप्शन नंबर सी में आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी फिर से आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो बस केवल आपको 10 से 15 सेकंड ही लगना चाहिए क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। और प्रैक्टिस जब आप परफेक्ट तरीके से करोगे, ऐसे लेवल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे।
तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आ गया। बस केवल ये हमें परसेंट पे ध्यान देना है। अगर डायरेक्टली 100% गिवन होता तो ये जो नंबर गिवन है इसी से चेक करते, जितना परसेंट गिवन है उसमें किससे मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है, तो जो संख्याएं गिवन है उसमें भी उसने से ही मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये एवरेज का क्वेश्चन है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपके लिए बहुत ही इजी होगा, बस केवल थोड़ा सा लॉजिक ऐड करना है। सो वीडियो को पॉज करो, एक बार आप सॉल्व करके चेक करो आ रहा है क्या आपको। सॉल्व कर लिया आपने, मैं बताऊं अभी आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक क्रिकेट के पहले 10 ओवर में रन रेट 7.2 था, 7.2 था। भाई एक कोई क्रिकेट मैच हुआ, पहले 10 ओवर में जो है पावर प्ले में रन रेट कितना था, 7.2 का था। 272 रन जो है उस टीम को बनाने हैं। तो अब जो है 272 रन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में जो है औसत रन रेट क्या चाहिए। अब जरा बताओ, अगर एक ओवर में 7.2 रन बना रहा है तो 10 ओवर में जो है कितने रन बना लिए होंगे, मल्टीप्लाई कर दो जो है 7.2 का। अगर एक ओवर में 7.2 रन बना रहा है तो 10 ओवर में कितना बनाया होगा, 10 का मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा 72 रन। कितना रन आ गया आपके पास, 72 रन। टोटल उसको कितने रन बनाने हैं, टोटल जो है बनाने ही 272 है। अब इस 272 में से तो उसने जो है 10 ही ओवर में 72 बना लिए, तो अभी रिमेनिंग रन कितने हैं जो उसको 40 ओवर में बनाने होंगे, 200 रन बनाने होंगे। मतलब 200 रन बनाने हैं एंड ओवर कितना है, 40 है। तो हर एक ओवर में कितना रन बनाए कि भाई जो है वो 40 ओवर में रन बना दे। तो यहां से कैंसल आउट कर दो, 0 से 0 कैंसल। जब आप 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो 4 पंचे 20, ये आपके पास आ जाएगा 5। मतलब हर एक ओवर में अब लक्ष्य में पहुंचने के लिए औसत रन रेट क्या होना चाहिए, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल का आप क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको मिक्स करके सॉल्व करना है। एक टफ आएगा तो दूसरा इजी रहेगा, तीसरा इजी रहेगा, फिर से चौथा मॉडरेट लेवल का आएगा। जब इस टाइप से सॉल्व करोगे तब टाइम मैनेजमेंट भी आप सीख पाओगे किस तरीके से करना है एंड प्रॉपर जो है आपका प्रैक्टिस होगा। बहुत ही इजी लेके बैठ गए, एक बार में ही 40 क्वेश्चन लेके बैठ गए तो कुछ भी नहीं होने वाला है। सो प्रैक्टिस आपको मिक्स क्वेश्चन का करना है, प्रीवियस ईयर का भी, न्यू क्वेश्चन का भी, जो इजी भी हो एंड मॉडरेट लेवल के भी हो। बहुत ज्यादा टफ भी आपको नहीं सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम में इतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं कि आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। वहां पे इतना ही टाइम है कि जो एक बार में आपको क्वेश्चन आ गया वही सॉल्व कर पाओगे, दोबारा वहां पे सोचने का मौका नहीं मिलने वाला है। 120 मिनट 160 क्वेश्चन, ये अपने माइंड में फिक्स कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यह भी क्वेश्चन जो है 2021 के एसआई के एग्जाम में पूछा गया है। सो यहां पे देखो क्या क्वेश्चन ने बोला है, विभिन्न मदों में एक परिवार का मासिक व्यय वृत्त आलेख में दिखाया गया है। भाई एक आपको ये वृत्त आलेख गिवन है, इनका जो है मासिक व्यय किस तरीके से होता है ये दिखाया है। रेंट पे कितना जा रहा है, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे कितना जा रहा है, फूड पे कितना है, ट्रांसपोर्ट पे कितना है, सेविंग पे कितना है, अदर एक्सपेंसेस पे कितना है। इस तरीके से इन्होंने जो है डिनोट करके दिखाया है। परिवार का प्रत्येक महीने 1,08,000 रुपए कमाता है। कौन सा भाई परिवार है, हर एक महीने जो है कितना कमा रहा है, 1,08,000 रुपए जो है कमा रहा है। जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य मिलके 1,08,000 रुपए हर एक महीने कमा ले रहे हैं। अब पूछा है कि भाई विविध खर्चों पर व्यय की गई राशि। विविध खर्चा मतलब क्या होता है, हिंदी में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। एक बार आप इसको इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश मतलब क्या होता है। यहां पे बोला है एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंस हेड, एक्सपेंसेस इन हाउ मेनी मोर देन द स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। इट मीन जो है आपको विविध खर्चा ये लेना होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एंड फिर बोला है बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर कौन सा एजुकेशन कौन सा है, ये वाला चिल्ड्रन एजुकेशन है। इट मीन ये जो है आपके पास चाइल्ड एजुकेशन गिवन है, ये सेकंड वाला। एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है आपको ये गिवन है। बोला है कि इनके बीच में कितने रुपए का डिफरेंस है आपको ये बताना है। अब रुपए का डिफरेंस बताने के लिए क्या यहाँ पे कर सकते हो, देखो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर जो है आपको इस तरीके से सर्कल में करके दिया ना, तो सर्कल में क्या क्या चीजें दे सकता है। एक तो जो है आपको इस तरीके से डिवाइड करके परसेंट में दे सकता है,
परसेंट टोटल कितना होता है, टोटल 100%। कितना होगा, टोटल 100%। अगर परसेंट में न दिया तो किस में देगा, डिग्री में देगा। जैसे यहाँ पे देखो हर एक क्वेश्चन में क्या दिया है, डिग्री दिया है, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री। अगर डिग्री में दे तो अब ये जरा मुझे बताओ टोटल कितने डिग्री होते हैं। टोटल किसी भी सर्कल का कंप्लीट कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होगा। कितने डिग्री होगा, 360। और इसी 360 का वैल्यू इन्होंने बोला है 1,80,000। क्या बोला है, 1,80,000। तो यहां से आप 1 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना। बताओ कैसे आएगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया तो बचा कितना, 36 डिग्री का वैल्यू आपके पास आ रहा है 10,800। अब मुझे एक का वैल्यू फाइंड करना है तो 36 का टेबल लर्न है क्या, 36 यहाँ कितना होता है, 108 हो जाएगा। तो मतलब ये कितना आ गया, 300। मतलब 1 डिग्री का वैल्यू कितना है भाई, 300 रुपया है। 1 डिग्री का वैल्यू कितना है, 300 रुपया है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, यहाँ पे जो है हमें डिफरेंस बताना है। किन के बीच का डिफरेंस, ये जो एजुकेशन चाइल्ड पे खर्चा करते हैं कितने परसेंट कर रहे हैं, 70% कर रहे हैं। और दूसरा अदर एक्सपेंसेस पे कितना कर रहे हैं, यहाँ पे चेक कर लो, 75% है, 75। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 5%। मतलब सॉरी, यहाँ पे परसेंट में ना गिवन होगा, किसमें गिवन है, हमें डिग्री में गिवन है। तो आपको यहाँ पे डिग्री लिखना होगा। क्या लिखना होगा, डिग्री। सो ये जो है आपके पास आ जाएगा डिग्री। ये 70 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, तो 5 डिग्री। इसका मतलब अगर 1 डिग्री का मतलब 300 रुपए है तो हमें फाइंड करना है कि भाई 5 डिग्री का मतलब क्या होगा। दोनों तरफ जो है आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 300 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 1500। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बोलो। ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर आ गया, यही करेक्ट होगा। गॉट इट। सो इस टाइप के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे एंड 20 शिफ्ट में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं पे डिग्री गिवन है तो कहीं पे परसेंट गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पे वीडियो को आपको पॉज करना है, पहले खुद से जो है 15 to 20 सेकंड देना है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो ये मान के चलो 45 सेकंड तक जाएगा। आप खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सॉल्व कर लिया आपने, मैं एक्सप्लेन करूँ अभी। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, XYZ एक काम को क्रमशः 46 दिन, 92 दिन एंड 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई कोई X है, मान लो ये X हो गया, यहाँ पे आपने ये Y बना दिया एंड ये Z हो गए। X जो है वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 46 दिन में बोला है। Y जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 92 दिन में कर रहे हैं। एंड ये Z जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 23 दिन में कर रहे हैं। अब पहले तो आपको फाइंड करना होगा कि भाई टोटल वर्क क्या आएगा, आपका पूरा काम कितना है। टोटल वर्क पहले मुझे फाइंड करना है। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, टोटल वर्क फाइंड करने के लिए इन्हीं का ये जो नंबर से दिख रहे हैं ना, एलसीएम लेते हैं। अगर आपको टेबल लर्न है तो एक बार में ही दिख जाएगा कि ये 23 का ही टेबल लिखा है। 23 एक के कितना होता है, 23 होता है। 23 दूना कितना होगा, ये आपके पास आ जाएगा 46। 23 चौका कितना होगा, ये आपके पास आ जाएगा 92। अगर पहाड़े अच्छे तरीके से आते हैं तो आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे टोटल वर्क आपने लेट कर लिया कि भाई जो है टोटल कितना काम करना है, हमें 92 काम करना है। अब जरा यहां से बताओ, अगर टोटल 92 काम है एंड जो है ये X 46 दिन में कर रहे हैं तो इनका काम करने का एफिशिएंसी कितना है। इट मीन्स ये जो है डेली 2 काम कर रहे हैं। डेली कितना काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ये आपके पास क्या आ रहा है, एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता। भाई जो है X के कार्य करने की क्षमता क्या है, X जो है डेली 2 काम कर रहे हैं तब जाके 46 दिन में 92 काम पूरा कर रहे हैं। कार्य करने की ये आपके पास आ गया क्षमता। इसमें कोई डाउट है, ये आपको समझाना है। अब अगर 92 काम पूरा करना है और जो है Y 92 ही दिन में पूरा कर रहे हैं तो इसका मतलब है Y भाई साहब बहुत आराम से काम कर रहे हैं, एक दिन में केवल एक ही काम कर रहे हैं। एंड Z का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, कार्य करने की क्षमता कितना आ जाएगा। इनको टोटल 92 काम करना है और ये 23 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं तो कितना आएगा, 4। इट मीन जो Z भाई साहब हैं इनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। ये एक दिन में टोटल जो है 4 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितने वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 4 वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अगर नहीं समझा तो थोड़ा मैं और इजी करके एक्सप्लेन करता हूं, इसलिए इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। भाई मान लो आपको जो है कुर्सियां बनानी है, क्या बनाना है, चेयर बनाना है, कुर्सियां बनाना है। टोटल आपको 92 कुर्सी बनाना है।
अब 92 कुर्सी बनाना है तो जो है x कितने दिन में बना रहे हैं, x जो है 46 दिन में बना रहे हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि x भाई साहब हर एक दिन में 2 कुर्सी बना रहे हैं, तब जाके वो 46 दिन में 92 कुर्सी कंप्लीट कर रहे हैं। अब y जो है 92 दिन में 92 कुर्सी बना रहे हैं, इसका मतलब y जो है एक दिन में कितना कुर्सी बना रहे होंगे, एक दिन में 1 कुर्सी बना रहे हैं। एंड z जो है 23 दिन में ही फिनिश कर दे रहे हैं 92 कुर्सी बना के। इसका मतलब जो है z कितने कुर्सी बना रहे हैं, डेली के डेली जो है 4 कुर्सी बना रहे हैं। ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एंड ये जो आपको 92 दिख रहा है ये टोटल वर्क हो गया। इतना समझ गया आपको? अगर ये समझ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इसमें से अब पूछे इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि x ने काम को शुरू किया। भाई पहले काम को कौन शुरू कर रहे हैं, पहले x ने काम को शुरू किया है, y 2 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है। अगर x ने काम को शुरू किया है एंड x जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 2 दिन में टोटल कितना काम करेगा, बिकॉज y तो 2 दिन के बाद आ रहा है, तो जो है ये 2 दिन के बाद कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। इधर मैं लिख रहा हूं वर्क, भाई कितना काम करेंगे। एंड ये जो है गया उनका डेज कि भाई कितने दिन जो है काम किया है। एंड ये उनका क्या आ गया, एफिशिएंसी, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता। समझ रहा है ना आपको? यहाँ पे भाई x ने काम करना स्टार्ट किया, x की जो है एफिशिएंसी 2 है, x जो है एक दिन में 2 ही कुर्सी बना पा रहे हैं। एंड टोटल जो है पहले उनको 2 दिन तक काम कराना है, ये जो 2 आपको दिख रहा है, तो जो है कितना काम कर लेंगे, कितनी कुर्सियां बना लेंगे, 4। अब जो है इनके साथ y जुड़ गए, कौन जुड़ गए, y। सो x प्लस y। अब ये जरा बताओ इनकी एफिशिएंसी कितना आ जाएगा अगर y भी साथ में जुड़ गए हैं। x जो है एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, y भाई साहब एक दिन में 1 ही कुर्सी बनाते हैं, तो दोनों मिलके जो है एक दिन में कितनी कुर्सियां बना लेंगे, 3 बना लेंगे। यहाँ पे आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई। अब ये कितने डेज तक काम करेंगे, भाई मुझे डेज फाइंड करना है कि ये दोनों मिलके कितने डेज तक काम करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन को रीड करो। y जो है उनके साथ जुड़ गया, यदि z जो है प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता है, मतलब z स्टार्टिंग पहले x ने किया, अब ये प्रारंभ है, प्रारंभ से 8 दिन के बाद कौन जुड़ रहा है, 8 दिन के बाद जो है इनके साथ z जुड़ रहा है। इट मीन्स 2 दिन तक तो पहले इन्होंने काम किया, x ने ही काम किया। अब रिमेनिंग 8 तक पहुंचने के लिए कितना है, 6 रिमेनिंग है, तो ये 6 दिन तक किसने काम किया होगा, x एंड y ने काम किया होगा। बस केवल इतना सा लॉजिक था, इतना आपको इजी क्वेश्चन समझना था। तो यहाँ पे आपके पास डेज कितने आ रहे हैं, 6 दिन आ रहे हैं। अब इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करोगे टोटल कितना वर्क कंप्लीट हो गया, 18 हो गया। गॉट इट? अब जो है तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे। 8 दिन बाद तो भाई जेड भी आ गया है, इसका मतलब ये हो गया कि अब एक्स भी काम करेगा, वाई भी काम करेगा एंड जेड भी काम करेगा। तो एफिशिएंसी इतने कितने आएगी, इनके कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 तो जो है जेड करेगा, 1 जो है कुर्सी वाई बनाएगा एंड 4 कुर्सी जो है जेड बना रहा है। 4 1 5 5 2 7, मतलब कितने कुर्सी एक दिन में बन जाएंगे, अब 7 कुर्सी बन जाएंगे। अब जरा बताओ रिमेनिंग कुर्सियां कितनी हैं, इन्होंने तो 4 बना दिया है और दोनों ने मिलकर 8 बना दिया है, मतलब 22 तो इन्होंने बना ही दिया है। टोटल कितना था, टोटल यहाँ पे चेक कर लो, 92 था, मुझे 92 कुर्सी बनाना था, 22 जो है बन गया है, तो रिमेनिंग कितना है आपके पास 70 है। तो हमें जो है भाई 70 कुर्सी बनाना है। अगर एक दिन में आप 7 कुर्सियां बना रहे हो, 70 बनाना है तो कितने दिन लगेंगे, जो है 10 दिन लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। भाई साहब एक्स ने जो है कितने दिनों तक काम किया है आपको ये बताना है। तो जरा देखो एक्स जो है पहले दिन भी काम कर रहे हैं, ये पहले दिन से लगे हैं, दूसरे दिन भी जो है इन्होंने वाई के साथ भी काम किया एंड इन दोनों के साथ मिलकर एक्स ने काम किया। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है लगे ही हैं काम में, जब तक पूरी कुर्सी कंप्लीट नहीं बन जाती। कितने दिन काम किया है, यहाँ पे 2 दिन काम किया है, यहाँ पे 6 दिन काम किया है, यहाँ पे 10 दिन, 10 6 16 16 और 2 कितना आ जाएगा 18। तो एक्स ने टोटल 18 दिन काम किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गया आपको? अगर ना समझे तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो, प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ जाएगा। एक बार में ना समझे तो 2 बार इस चीज को आप देखो, आपको समझ ही जाएगा। बहुत ही इजी चीज है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस केवल आपको जो है टोटल वर्क पूरा काम निकालना है, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता निकालना है कि एक्स कितना कार्य कर रहे हैं, वाई एंड जेड। व्हाट इट? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर ये, यहाँ पे क्या बोला है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 10% की वृद्धि और कमी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो है एक कोई आपके पास आयत है,
उस आयत के जो है लंबाई में पहले क्या हो रहा है 8% की वृद्धि हो रही है, और उसके चौड़ाई में क्या हो रहा है, चौड़ाई में जो है 10% की कमी हो जा रही है। चौड़ाई में भाई साहब 10% की कमी हो रही है, 10% की कमी। तो हमें बताना है जो अभी नया आयत आया है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कमी होगी। गॉट इट, ये चीज आपको बताना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी जो है आप पहले एक बार वीडियो को पॉज करो एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। एक बार मैं पूरा आपको आयत एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसके बाद आप खुद से ट्राई करो। देखो ये जो है आपके पास जो डायग्राम दिख रहा है, कौन सा डायग्राम है, ये डायग्राम है जो है आपके पास आयत का, रेक्टेंगल का। ये एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट होता है। क्वाड्रिलेटरल में टोटल जो है 7 चीजें आती हैं। एक तो आएगा आयत, आयत के बाद आता है स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्ग के बाद आएगा रोम्बस जिसको बोलते हैं समचतुर्भुज, फिर आता है एक पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम आता है, काइट आता है। तो ये सब जो है क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं। और जितने भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं टोटल कितनी साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं। ये आपके पास आ गया आयत, इसको हम बोलते हैं लेंथ। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये हो गया आपके पास ब्रेथ, एंड ये जो हाइट वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलेंगे लेंथ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ या चौड़ाई, एंड हिंदी में बोलेंगे लेंथ या लंबाई। गॉट इट। इनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। अगर ये जो है 10 सेंटीमीटर गिवन है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, AB का भी वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर AD का वैल्यू 5 गिवन है तो यहाँ पे BC का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। एंड अगर मैं इनके अपोजिट एंगल को, अपोजिट कोणों को जो है ऐड कर दूं, अपोजिट कोणों को मतलब ऐड करना, जैसे A का अपोजिट क्या है, C है, तो मैंने A को C से ज्वाइन कर दिया, एक लाइन दिख रहा होगा। D को जो है B से ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन दिख रहा होगा। इसको हम बोलते हैं विकर्ण या डायगोनल। अब कुछ जो है आपको फॉर्मूले याद कर लेने हैं। अगर आयत का परिमाप पूछे, भाई आयत का परिमाप कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाई लंबाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई। इसको इस तरीके से 2 कॉमन के लेके भी लिख सकते हो, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। अगर मुझसे एरिया पूछे, आयत का जो है एरिया कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। हिंदी में कैसे लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आपको लंबाई गिवन है और जो आपको चौड़ाई गिवन है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझसे विकर्ण पूछे कि भाई ये जो आपने लाइन ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से आपको दिख रहा है, इसकी लंबाई कितनी आएगी, तो विकर्ण कैसा आता है। अब इसके लिए आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है AD एंड ये आपके पास C है, यहाँ पे 90 डिग्री है। विकर्ण का लंबाई जो है पूछा है तो क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो है थ्योरम अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो। सो आयत का विकर्ण डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इट मीन √ लेंथ का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। इसका जो है आप एक बार प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को पॉज करो एंड जो है 20 सेकेंड का आपके पास टाइम है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। कर लिया आपने सॉल्व, क्या आंसर है जरा कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या आंसर है। ओके, मैं एक्सप्लेन करूं। देखो इसको सॉल्व करने के भाई 2 मेथड हैं। अब एग्जाम में जो मेथड पहले आपके माइंड में आ जाए उसी का यूज करना है, लेकिन मैं तो रिफर करूंगा जो फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं उससे करोगे तो 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला जब क्लास लिया था, फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट, तो उसने मैंने आपको सक्सेसिव डिस्काउंट का या सक्सेसिव जो है इंक्रीजमेंट का फॉर्मूला बताया था। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, A प्लस B, अगर 2 वैल्यू गिवन हो, A मल्टीप्लाई बाई B अपॉन 100%। ये जो है सक्सेसिव इंक्रीमेंट जो बढ़ रहा है या तो डिक्रीमेंट जो घट रहा है उसका फॉर्मूला होता है। अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, घट रहा है तो नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला है कि भाई जो है आयत की लंबाई पहले 8% की वृद्धि हुई। अगर 8% की वृद्धि हुई तो A के जगह पे हमें क्या लिखना है, +8 का परसेंट लिखना है। फिर बोला है उसकी चौड़ाई में 10% की कमी हो गई। इट मीन B के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -10% लिखेंगे। ये वैल्यू जो है आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास आंसर जो है आ जाएगा। ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। जहां पे प्लस है प्लस रखो, जहां पे माइनस है माइनस रखो। अब जरा बताओ क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो A के प्लेस पे 8 आ जाएगा, B के प्लेस पे -10 आया, फिर यहाँ पे प्लस A के प्लेस पे 8 मल्टीप्लाई बाई -10। इन डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, 100 आपके पास आ जाएगा। इसको जो है सॉल्व करो। ये सॉल्व करोगे तो -2 प्लस माइनस माइनस 10 से 80, 80/100। यहाँ पे जब इसको कैंसल आउट करोगे तो ये कितना आएगा, -2, एंड यहाँ पे 0 से 0 कैंसल आउट, इट मीन 0.8। अब ये क्या आ रहा है आपके पास ऐड करने पे
2.8। अब ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि आपको जो है घाटा हो जाएगा अगर इस तरीके से आप इंक्रीज करोगे और डिक्रीज करोगे। इट मींस उसके एरिया में जो है गिरावट आ जाएगी। अब कितना जो है कमी हुआ, 2.8 का कमी हुआ। माइनस क्या जो है डिनोट कर रहा है कि भाई उसका एरिया कम हो गया है। अगर यही प्लस का 2.8 आता तो ये क्या डिनोट करता, प्लस क्या डिनोट करता, प्लस ये डिनोट करता कि उसका एरिया 2.8 बढ़ गया है। अब डिक्रीमेंट वाला कहां पे गिवन है, देखो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज बाई 2.8, उसका जो है एरिया 2.8 जो है सेंटीमीटर या मीटर कम हो जाएगा। समझ गया, इस फॉर्मूले से आपको करना है। एंड एक मेथड ये है, ये भी आपको आना चाहिए एग्जाम में, जो एक बार में माइंड में आए उसी से सॉल्व कर देना है। देखो यहां पे क्या बोला है कि पहले 8% की वृद्धि हुई। अब जरा मुझे बताओ 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। ये आपके पास आएगा 4 दूना 8 एंड 25 चौका 100, मतलब 2/25। अगर पहले स्टार्टिंग में आपका, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लंबाई, एंड ये हो जाएगा आपके पास चौड़ाई, ये आ गया आपके पास चौड़ाई। व्हाट इट, लंबाई हो गया चौड़ाई हो गया। अगर पहले जो है आपका लंबाई 25 था तो अब की बार 8 बढ़ के कितना हो गया है, 27 हो गया है। ये इनिशियल का है और ये फाइनल का है। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में कितना था, फाइनल मतलब फाइनल में कितना गया। फिर चौड़ाई के बारे में क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर का कम हो जाता है। अब 10 सेंटीमीटर का जरा फ्रैक्शन वैल्यू बताओ 10% का। 10% का फ्रैक्शन बोली होता है 1/10। इट मीन्स अगर इनिशियल में जो है आपके पास चौड़ाई 10 थी तो अब जो है 1 कम हो गया है। इसका मतलब 1 कम हो गया है, 1 कम हो गया तो कितना बचेगा, 9 जो है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे ये कितना जाएगा 250, यहाँ पे कितना आने वाला है 9 7 63, यहाँ पे 6 बचा, 9 दूना 18, 18 2 20, 20 में 4 ऐड करोगे 24। पहले 250 था तो अब कितना पहुंच गया है 243। अब जो है 243 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया कम हो गया। तो ये इंक्रीज वाले ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। कितना कम हो रहा है, पहले आपके पास 250 एरिया था, अब 247 आ गया तो कितना कम हो गया, 7 कम हो गया। 7 जो है किस पे कम हो रहा है, 250 पे कम हो रहा है। मल्टीप्लाई बाई जो है 100%, ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। कितना बचा, -70/25। ये कितना आएगा 25 दूना 50, 25 तिया 75। इट मीन्स 2 से तो ज्यादा आने वाला है और ये जो है 1 के ही दिया है, 1.8 गिवन है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे इजी कौन सा है, ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला आपको लगा के निकाल लेना है। एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2017 के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐड किया था। तो समझ गया आपको किस तरीके से करना है। सो दोनों मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उसकी हेल्प से कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस दोनों से करना है, प्रैक्टिस आपको दोनों से करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलो यहां पे बोला है, ये भी क्वेश्चन जो है इसमें देखो क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी हमें ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है और भुजा कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में भी आया था, 2021 में भी आया था। तो अब मैं पूरा इसका बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होता क्या है। अगर मुझसे एरिया पूछे तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, अगर मुझसे हाइट पूछे तो हाइट जो है इसका किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखो ये है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल मतलब क्या होता है, देखो यहीं पे जो है इसका मीनिंग छुपा है। इक्वी मतलब होता है इक्वल, मतलब इसमें जितने भी साइड हैं सभी के सभी साइड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अगर ए बी का वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर गिवन है तो जो है AC का भी वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगा एंड BC का भी वैल्यू कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर आएगा। इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको जो है इनका कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए ट्रायंगल का। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 साइड होते हैं, भाई ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, कितने भुजा होते हैं, 3, और 3 एंगल होते हैं ABC। यहाँ पे तीनों एंगल दिख रहा है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अगर मैं तीनों एंगल को ऐड करूं तो कितना सम आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। और एक प्रॉपर्टी ये है, इसकी भी हेल्प से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाला जो प्रॉपर्टी दिख रहा है ना, इसकी भी हेल्प से एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं किसी भी 2 साइड का सम करूं सो ऑलवेज वो 3rd साइड से ग्रेटर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने AB ले लिया, अब AB को किस में ऐड कर रहा हूं, AB को AC में ऐड कर रहा हूं, तो ये जो है दोनों साइड का सम BC से ऑलवेज ग्रेटर आना चाहिए। ये जो है
ट्रायंगल का जो है प्रॉपर्टी होता है। अगर मैं बीसी और एसी को ऐड करूं तो एबी से बड़ा आना चाहिए, अगर एबी एंड एसी को ऐड करूं तो बीसी से बड़ा आना चाहिए। ये ट्रायंगल के कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है, जैसे इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, अगर ऐसा कोई त्रिभुज गिवन है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये करना है, अगर मुझे एरिया पूछे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4। अगर मुझे एरिया फाइंड करना हो तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एंड अगर हाइट ऊंचाई फाइंड करना हो तो √3/2 इंटू साइड। साइड का मतलब क्या है, भुजा। व्हाट इट, ये आपको फॉर्मूला जो है अपने बुक में नोट डाउन करके रखना है। इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो ये किस तरीके से आएगा, यहाँ पे जो है आपको साइड का वैल्यू गिवन है, भुजा का वैल्यू गिवन है। भुजा कितना हमें गिवन है, साइड का वैल्यू जो है 8 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू भुजा, इट मीन साइड। अब यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और साइड का वैल्यू कितना गिवन है, 8। कैंसल आउट कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, इट मीन ये आ गया 4√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 4√3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर मान लो आपसे एरिया पूछा होता, भाई एरिया बताओ क्षेत्रफल क्या है, सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। सो ये आ जाता √3/4। साइड का वैल्यू 8 गिवन है तो 8 × 8। कैंसल आउट करते, 4 2 जा 8, 8 दूना 16, 16√3। तो इसका जो है एरिया कितना आता, 16√3। एंड अगर हाइट पूछा है तो हाइट कितना आया है आपके पास, हाइट आ गया है 4√3। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम आता है तो आप डायरेक्टली जो है आंसर टिक कर सकते हो विदाउट सॉल्व किए। परसेंटेज में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट लॉस, लॉस एंड हॉर्न में भी ऐसे आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ऐसे आएंगे। एंड जो 3D डायमेंशन के आते हैं, 2D डायमेंशन के, उसमें भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम आता है तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, भले ही कितने बड़े क्वेश्चन हो। आपको क्या क्या आना चाहिए, कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होता है, कोई नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, कोई नंबर 4 से डिवाइड कब होता है, कोई नंबर 5 से डिवाइड कब होता है, 6 से डिवाइड कब होगा, 7 से डिवाइड कब होगा, 8 से डिवाइड कब होगा, 9 से डिवाइड कब होगा, 10 से डिवाइड कब होगा, 11 से कब होता है, 12 से कब होता है, 13 से कब होता है। ऐसे जो है आपको टोटल 15 तक लर्न करने हैं। 14 से कब होगा एंड 15 से कब लर्न होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11 वाला, 7 वाला एंड ये 9 वाला, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन की सॉल्व हो जाते हैं। ये भी उसी के बेस पे क्वेश्चन है। इसका मैं शॉर्टकट भी ट्रिक बताऊंगा कि डिविजिबिलिटी रूल से, विभाजकता के नियम से आप कैसे सॉल्व कर पाओगे एंड प्रॉपर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहले एक बार आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो। जो आपके फ्रेंड और तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जो है वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको किस तरीके से लग रहा है, चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं कि नहीं। आपने सॉल्व कर लिया, क्या आंसर आया? चलो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे क्या बोला है, किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर, व्हाट इट, कोई अगर आपके पास सामान है, आर्टिकल है, अगर उसको 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ, जो आपको लाभ हो रहा है, उसी वस्तु को 448 रुपए बेचने पर हुई हानि के बराबर है। इट मीन्स भाई मान लो ये जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस है, ये वाला जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये किसका है, कॉस्ट प्राइस का है। इट मीन्स क्रय मूल्य क्या है कि आपने सामान को कितने रुपए में खरीद के लाए हो, व्हाट इट, सामान को आपने कितने रुपए में खरीद के लाए हो। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो सामान आपने खरीद के लाया, अगर मैं 832 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे लाभ हो रहा है। अब ये वाला डायरेक्शन जो है आपको लाभ को बता रहा है कि अगर आप उसी सामान को 832 रुपए में बेच दोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ लाभ हो रहा है। इट मीन्स ये प्लस का साइन है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, अगर इसी सामान को, ये जो आपने सामान लाया है कॉस्ट प्राइस पे खरीद के, अगर इसी सामान को 448 रुपए में आप बेच रहे हो, 448 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। कितना हानि हो रहा है, जितने का फर्स्ट टाइम में लाभ हो रहा था, अगर 448 में बेचोगे तो उतने का जो है आपको हानि भी हो रहा है। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है
कि यदि 10% हानि पे बेचा जाता, जो आपने ये सामान खरीद के लाया है ना ये कॉस्ट प्राइस पे, अगर इसको आप 10% के हानि पे बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता? अब जरा मुझे बताओ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? अभी ये सब जो मैंने पार्ट लिखा है ना, ये वाला पार्ट आपको बेसिक से एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। अब मैं डायरेक्टली केवल 10% की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं। किस तरीके से आप सॉल्व करके बताओगे? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। क्या होता है? 1/10। अगर आपने कोई सामान खरीद के लाया भाई साहब, उसका कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है? 10 रुपए है, और इस पे 1 रुपए का आपको हानि हो जा रहा है, 1 रुपए का लॉस हो जा रहा है, तो आप उसको बेचोगे कितना? बेचोगे 9 रुपए में ना। 10 पे अगर 1 रुपए का हानि हो रहा है तो कितने रुपए में आप बेच दोगे? 9 रुपए में बेच दोगे। अब जरा बताओ, जो भी आंसर होना चाहिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं? अगर 9 रुपए में बेच रहे हो तो जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन 9 के मल्टीपल है चेक कर लो। यहाँ पे आ जाएगा 6 5 11, 11 7 18, इनको ऐड करने पे 18 आ रहा है। 6 4 10, ये तो जो है 9 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे 6 2 8, 8 2 10 3 13, ऐड करने पे 13 आ रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 1 6 4 10, ये ऐड करने पे 10 आ रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो आपको ये सब चीजें कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। अगर डायरेक्टली एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल गिवन है तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई। 576 रुपए का जो है उसका विक्रय मूल्य है। समझ गया आपको? ये डायरेक्टली आप जो है अपने माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे। 10% का वैल्यू 1/10, 10 में से 1 माइनस किया 9 आया, जो आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर जो है आपका आ गया। अगर आपको मान लो कोई ऐसा ऑप्शन दे देता, मान लो यहाँ पे मैंने 541 की जगह पे 540 कर दिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन 9 के मल्टीपल हैं, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। सॉल्व किस तरीके से करते हैं? पहले हम फाइंड करते हैं भाई कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड करते हैं? कॉस्ट प्राइस। अगर कोई सामान आप 832 रुपए में बेच रहे हो तो लाभ हो रहा है, 448 रुपए में बेच रहे हो तो हानि हो रहा है। जितना लाभ हो रहा है उतने का भी हानि हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए देखो, दोनों जो है कॉस्ट प्राइस के, एक जो है राइट हैंड साइड में है, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इन दोनों को ऐड करके 832 प्लस 448 रुपए को ऐड करके आप 2 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास आ जाएगा उसका क्रय मूल्य। ये कितना आने वाला है? 8 2 10, और 4 में 3 ऐड करोगे 7, 7 में 1 ऐड करोगे 8, एंड 8 4 12। अगर 2 से डिवाइड करोगे 2 6 12, 2 चौक 8, एंड यहाँ पे 4, इट मीन 640 रुपए। इस आर्टिकल का, उस सामान का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है? 640 रुपए है। व्हाट इट कितना है? 640 रुपए है। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई साहब? इसने ये बोला है कि 10% के हानि पे बेचा जाता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 10% का परसेंट वैल्यू है 1/10। यहाँ पे जो है कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी 10 का वैल्यू यहाँ पे क्या बताया है? 640। तो कितने गुना है? ये 64 गुना है। तो हमें 1 रुपए का हानि हो रहा है, तो सामान को कितने रुपए में बेचोगे? 9। 9 का 64% कितना आ जाएगा? यहाँ पे आता 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6, उसके बाद फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो 576 रुपए। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आता। कोई डाउट है? तो ये हो गया पूरा आपका बेसिक। समझ गया ना आपको? सो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मॉडरेट लेवल में थोड़ा आते हैं, लेकिन फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। समझा आपको? यहाँ पे आप यूनिट डिविजिबिलिटी रूल से, विभाजकता के नियम से भी कर सकते थे, एंड पूरा आप इसको बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये टाइम स्पीड एंड वर्क का क्वेश्चन गिवन है। व्हाट इट? इसने बोला है कि पहले भाई एक कार है 275 किलोमीटर 50 किमी घंटा की दर से चलती है। मतलब मान लो जो है एक कार है, ये 275 किलोमीटर जा रही है, और इसका स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जरा बताओ टाइम कितना लेगा ये? टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर आपके पास आता है दूरी बटे चाल। इट मीन्स दूरी कितना है? 275 है, और स्पीड कितना है? 50 है। अब कैंसल आउट करोगे तो किससे कैंसल आउट होगा? सीधा 25 से कैंसल आउट करो। 25 अट्ठे कितना होता है? 25 अट्ठे हो जाएगा 200, 25 दहम्मा 250, 25 इग्रह में 275 हो जाएगा, एंड 25 से कैंसल आउट करोगे, यहाँ पे आपके पास आ गया इतना। इट मीन जो है इतने घंटे का टाइम लेगा अगर जो है 275 किलोमीटर 50 के स्पीड से जा रहा है। फिर बोला है कि अगला 315 किलोमीटर, फिर से जो है आप टाइम फाइंड कर लो। नेक्स्ट जो है 315 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? 315 किलोमीटर। इसको किस स्पीड से जा रहा है? ये जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाई सब गाड़ी चला रहे हैं। तो अब जरा बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? अगर यहाँ पे आप टाइम फाइंड करोगे, डिवाइड करोगे, तो किससे हो रहा है? ये शायद 7 से हो जा रहा है क्या? 7 से हो रहा है, तो पहले 7 से ही कर दो। ये कितना आएगा?
7 चौक 28, 3 बाकी है, आगे 5 है, 7 बचे 35, 45 और यहाँ पे 7 दहम्मा 10। अभी फिर से देखो ये भाई साहब 5 से हो रहा है तो 5 से कर दो, ये कितना आएगा 5 9 जा 45 एंड 5 2 जा 10। इट मीन्स 9/2 घंटा जो है यहाँ पे उसको टाइम लगेगा। बट हमें फाइंड क्या करना है, औसत गति फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अब जरा बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा औसत गति का या औसत चाल का, औसत गति इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी। टोटल डिस्टेंस कितना लिया है भाई साहब गाड़ी ने, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है अपॉन टोटल टाइम, कुल समय कितना लगा है। टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय। सो टोटल जो है आपके पास डिस्टेंस दूरी कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो। जब आप 275 में 315 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 5 5 10 आ गया आपके पास, 7 1 8 और 1 9 आ गया। एंड यहाँ पे कितना आएगा 3 2 5, 590 किलोमीटर जो है इसका टोटल दूरी हो गया। अब टोटल समय कितना ले रहा है, टोटल समय जो है पहली बार तो 11/2 लिया और दूसरी बार कितना ले रहा है 9/2। अब हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा भाई, 11/2 प्लस 9/2 ये कितना आने वाला है। डिनोमिनेटर हर आपका सेम है तो ऐड कर दो, 11 9 कितना हो जाएगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10। इट मींस ये नीचे वाला सॉल्व करके आपके पास पार्ट कितना आ रहा है 10 आ रहा है। सो बटे 10 इसको कैंसल आउट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 59 किलोमीटर पर आवर। उस जो है गाड़ी का औसत स्पीड या एवरेज स्पीड क्या था, औसत चाल क्या था, 59 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। समझा ये तो क्वेश्चन इजी था। 8 9 10th में ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एपी एंड जीपी से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ये जो है आपको जीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है क्लास 10th में आपने खूब पढ़ा होगा। ये क्लास 10th में शायद था कि या 11th में, यूपी बोर्ड में ये जो है क्लास 11th में गिवन है एपी एंड जीपी। अब जरा इसको सॉल्व करके दिखाओ, ये जो है इसका आंसर क्या आएगा। ओके सॉल्व किया आपने, कितना आंसर आया है, नहीं समझ में आया। चलो देखो ये जीपी वाला इंपॉर्टेंट है, एपी वाला तो थोड़ा इजी होता है, एपी वाला एग्जाम में कम पूछा गया है। लेकिन ये जो जीपी वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है एंड पूछा भी जाएगा। इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी होती हैं। एक तो हमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होता है जिसको हम बोलते हैं टीएन, और दूसरा हमें सम फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे बोला है भाई सम फाइंड करो, इनका योग फाइंड करो, तो इसका फॉर्मूला, सम वाला फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है, एस एन से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों को एक्सप्लेन करने से पहले पूरा मैं एक बार आपको प्रॉपर तरीके से जीपी एक्सप्लेन कर देता हूं कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। देखो यहाँ पे आपके पास गुणोत्तर श्रेणी क्या आएगा, मान लो जो है हमें कोई एग्जाम्पल गिवन है ऐसा, 2 के बाद 6 गिवन है, 6 के बाद जो है 18 गिवन है, 18 के बाद जो है 54 गिवन है, 54 के बाद 162 गिवन है। तो अगर इनके बीच में रिलेशन देखोगे ना तो हर जगह किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से। 2 3 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 162। तो देखो यहाँ पे ये जो है 3 सब जगह कॉमन मिल रहा है और किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है। 3 सब जगह कॉमन मिल रहा है और किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसी मल्टीप्लिकेशन वाली चीज को बोलते हैं हम गुणोत्तर। गुणोत्तर मतलब कि भाई गुणा हो रहा है, किससे हो रहा है, एक कॉमन नंबर से हो रहा है जिससे जो है सीरीज हमारे पास सेम आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास गुणोत्तर श्रेणी। गॉट इट। 2 के बाद 6, 6 के बाद 18, इट मीन सब नंबर में सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई होके इस तरीके से आपके पास सीरीज कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट, अनंत तक जो है जा सकती है। अगर मुझसे जो है क्वेश्चन में पूछे कि भाई आप टर्म फाइंड करके दिखाओ, टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टर्म को देखो टी एन से लिखते हैं, टी फॉर टर्म, टी एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई आर एन माइनस 1, ए मल्टीप्लाई आर रेस टू एन माइनस 1। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। आर का मतलब क्या है, समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब देखो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से, यहाँ पे भी किससे किया, 3 से, इसमें भी किससे किया, 3 से, इसमें भी किससे किया, 3 से। तो इसी को बोलते हैं हम कॉमन रेशियो या तो समान अनुपात, ये मीनिंग होता है आर का। फिर एन का होता है, एन मतलब होता है पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 पद दिए हैं, तो इट मींस एन जो है टोटल एन का वैल्यू कितना आएगा, 5। ये हो गया पदों की संख्या।
एंड टी एन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, टी एन का मीनिंग होता है लास्ट वाला टर्म, भाई अंतिम पद क्या गिवन है। जैसे अगर मुझे इसी श्रेणी में अंतिम पद फाइंड करना हुआ तो लास्ट में क्या गिवन है 162, ये आपके पास आ जाएगा टी एन। इतना समझ गया आपको? अगर ये समझ गया तो आप सभी क्वेश्चन जो है इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, टी एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई आर एन माइनस 1। अगर मुझसे सम पूछे, सम फाइंड करने के लिए पूछे, जैसे इस क्वेश्चन ने बोला है कि भाई मुझे सम फाइंड, योग फाइंड करके दिखाओ, तो इसके लिए हम लिखते हैं एस एन। एस फॉर होता है सम, एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई आर रेस टू एन माइनस 1 इन डिनोमिनेटर आर माइनस 1। ये दोनों फॉर्मूला अपने बुक में आप नोट डाउन करके रखो, इसी की हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एंड दोनों चीज को आप रट्टा मान लो, किसका वैल्यू क्या होता है ये भी चीज अपने माइंड में फिक्स रखो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है, पहले 4 पद, यहाँ पे जो है क्या फाइंड करना है हमें, पहले 4 पदों का योग फाइंड करना है। प्रथम पद इट मीन्स ए का वैल्यू कितना गिवन है, ए का वैल्यू आपको 7 गिवन है। एंड समान अनुपात मतलब आपको आर का वैल्यू कितना गिवन है, 6 गिवन है। तो अब मुझे सम फाइंड करना है, तो एस एन का जो है फॉर्मूला क्या आता है, ए मल्टीप्लाई बाई आर रेस टू एन माइनस 1 इन डिनोमिनेटर आर माइनस 1। ये आपके पास फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू कितना गिवन है भाई, 16 गिवन है। यहाँ पे आर का वैल्यू कितना आपको दिख रहा है, आर का वैल्यू जो है 6 गिव रहा है। और एन का वैल्यू, ये जो आपको गिवन है 4 पद ना, इस मतलब ये हो गया एन का वैल्यू आपके पास, एन का वैल्यू हमें 4 गिवन है माइनस 1, एंड हर में आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 1। इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, अब आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 16 गिवन है मल्टीप्लाई बाई ये 6 का जो है पावर 4, अगर मैं 6 की पावर 3 करूं मतलब 6 का क्यूब करूं तो कितना आता है 216। 216 में जो है आपको और 6 का मल्टीप्लाई कर देना है तो 6 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितना आने वाला है, अगर 6 का पावर 4 करोगे तो 1296, ये आपके पास आ गया 1296। अब इस 1296 में मुझे 1 माइनस करना है और यहाँ पे क्या आएगा, 6 में से 1 माइनस करोगे 5, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 गुणे 1295 बटे 5। अब 5 से डिवाइड कर दो, ये ऊपर वाला डिवाइड हो रहा है ना, ये कितना आएगा 5 दूना 10, 29 हो गया आपके पास। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा 25, 5 9 45। इसका मतलब कि 16 का मल्टीप्लाई 259 में करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 6 54, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। देखो यहाँ पे सभी में यूनिट डिजिट 4 गिवन है तो आप यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर पाओगे। 10th डिजिट भी आपको जो है यहाँ पे 4 गिवन है, तो इट मीन पूरा आपको मल्टीप्लाई ही करके चेक करना होगा। अब 259 में जो है आप 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 16 का पहाड़ आता है ना, अगर 16 का टेबल रीड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 9 54, ये हो गया आपके पास, 5 बाकी है, 6 5 30, 5 35, यहाँ पे 3 बाकी है, 6 दूना 12, 6 12 13 14 15, यहाँ पे आ गया 1554। 9 1 9, 5 1 5, 2 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 9 1 10, 4 14, 5 5 10 1 11। इट मीन्स 144, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आ गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो सोचो ये एक सिंगल ही क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें सीख ली कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, अगर टर्म फाइंड करना है तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे, अगर योग फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 क्वेश्चन कवर हो गए। तो इस तरीके से जो है आपको प्रैक्टिस पेपर करना है, ताकि ऐसा नहीं कि जो इजी लेवल का क्वेश्चन ले रहे हो उसी के पीछे पड़े हो, हाँ मुझे आ जा रहा है, आप खुश हो जा रहे हो कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से करना है, इजी भी क्वेश्चन का, मॉडरेट भी क्वेश्चन का। एंड ऐसा नहीं कि ये कोई अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछा गया है, यूपीएसआई 2021 के ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इट नेक्स्ट, आगे बढ़े। चलो ये है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। देखो ये 3D डायग्राम का क्वेश्चन है और आपके सिलेबस में जो है 3D का सिलेबस गिवन है, मेंसुरेशन का सिलेबस। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक शंकु है, उसका आधार का व्यास जो है 24 है। अगर आधार का व्यास जो है 24 है, व्यास मतलब डायामीटर 24 है, तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा, इसका आधा आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर हो गया। फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इट मींस कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है। कर्व सरफेस एरिया कितना गिवन है ये हमें बता ले, इतना खतरनाक वैल्यू गिवन है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, आपको पाई आर एल का वैल्यू ये गिवन है। हमें इसकी ऊंचाई एस फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऐसे और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो पूरा एक बार मैं आपको कौन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कौन क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें गिवन रहती हैं, क्या फाइंड करने के लिए बोलता है, एंड किस तरीके से आप जो है फाइंड कर पाओगे। सो यहाँ पे ये डायग्राम है आपके पास कौन का, जैसे जो पर
जोकर की टोपी होती है ना, या तो जो आप कुल्फी खाते हो इस तरीके से, तो वो जो है कोन के शेप का होता है। गॉट इट। एंड यहाँ पे जो है मैंने एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया है, ये जो आपको दिख रही है इसकी ऊंचाई हो गई। एंड ये वाला जो इसका जो है, ये नीचे जो सर्कल दिख रहा है इसका ये जो है सेंटर है, सेंटर से आपने सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास आ गया रेडियस। इसमें कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझाना है। सो ये आपके पास आ गया रेडियस। अब यहाँ पे ये जो तिरछा वाला ऊंचाई है इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। एंड एल का मतलब होता है स्लांट हाइट, या तो आपके पास आ जाएगा हिंदी में तिरछी ऊंचाई। ये आपके पास आ गया रेडियस। एंड एच फॉर क्या होता है, हाइट। एंड ये जो पॉइंट ए दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एपेक्स। इट मीन्स कोन का क्या है, ये एपेक्स है, यहीं से कोन आपका स्टार्ट हो गया है। अगर हमसे एच का, एल का वैल्यू पूछे, एल मतलब तिरछी ऊंचाई का वैल्यू पूछे, तो यहाँ पे मैंने आपको कलर करके दिखाया है कि इस तरीके से एक राइट एंगल आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। अगर मुझे एल का वैल्यू फाइंड करना है, ये आपके पास एल आ गया, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एच है, ये आर है, तो एल का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एल का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आपके पास एल का वैल्यू आ जाएगा। अगर हमसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया पूछे, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का वैल्यू आपको गिवन रहेगा 22/7, आर का वैल्यू जो है आपको हो सकता है गिवन रहे या फाइंड करना रहे, एल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। कोई जो है स्लांट हाइट, आपको 2 वैल्यू गिवन रहेगा, तीसरा फाइंड करना रहेगा। अगर इस संघ का वॉल्यूम या आयतन पूछे, तो आयतन के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस चीज का आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो एंड अपने बुक में या तो नोट डाउन कर लो। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब जो है आप 1 मिनट लो, टाइम 1 मिनट लो और इसका आंसर फाइंड करके बताओ क्या आएगा। कर लिया आपने सॉल्व, क्या आंसर आया। अभी मैं एक्सप्लेन करूं। देखो यहाँ पे आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है, भाई आपके पास कितना है, तो पहले इस चीज को आपको जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो है हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, मिश्रित भिन्न में, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3/7। देखो यहाँ पे जो है 7 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड उसमें फिर 3 को ऐड करेंगे। अगर आप 7 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये अगर 7 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आएगा 9765। गॉट इट। इसमें 3 को ऐड करना है और ये जो हर दिख रहा है आपके पास इतना ही रहने वाला है। अब यहाँ पे जरा चेक करो, जब इसमें ऐड करोगे 3 तो ये कितना जाएगा, 9768, 65, 66, 67, 68/7। गॉट इट। ये आपके पास आ गया। गॉट इट। ये हमें क्या गिवन है, पाई आर एल का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, पाई आर एल का वैल्यू गिवन है। सो आपके पास पाई आर एल का वैल्यू कितना गिवन है, 9768/7। हमें बट फाइंड क्या करना है, हाइट, ऊंचाई फाइंड करना है। ऊंचाई फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो आपके पास जो है आर का वैल्यू होना चाहिए, भाई आर इज इक्वल टू क्या है, एंड एक आपके पास एल का वैल्यू होना चाहिए, स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई का वैल्यू क्या है। तो आर का वैल्यू तो आपको गिवन है, लेकिन ये एल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करना पड़ेगा। अब जरा बताओ ये कितना आएगा। आप जो है सभी वैल्यू को शिफ्ट करो राइट हैंड साइड, जो जो गिवन है। पाई का वैल्यू हमें कितना लेना है, पाई का वैल्यू जो है आपको लेना है 22/7। आर का वैल्यू आपके पास 12 है, बटे एल इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9768/7। गॉट इट। जब इसको आप इस साइड शिफ्ट करोगे, देखो ये सब वैल्यू जो है आप इस साइड शिफ्ट करोगे, तो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। 7 जो है नीचे था तो ये ऊपर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, 22 आपके पास था एंड 12 था। गॉट इट। सो ये आपके पास यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, ये स्लांट हाइट तिरछी ऊंचाई एल का जो है वैल्यू आने वाला है। अब कैंसल आउट कर दो, 7 से 7 कैंसल आउट, ये 11 से कैंसल आउट हो रहा है, 11 दूना 22, ये भी 11 से फिर हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 11 8 88, 88 में से 97 माइनस करोगे 7 2 9, इट मीन्स ये हो गया आपके पास 96। फिर से 11 8 88, फिर से 11 8 88, मतलब ये इतने बार कैंसल आउट हो गया। 2 से कैंसल आउट करोगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8 एंड 2 चौक 8, इट मीन्स 444। ऊपर क्या आ गया भाई साहब आपके पास, 444। एंड यहाँ पे नीचे क्या है, 12, मतलब एल का वैल्यू क्या आ रहा है, 444/12। ये जो है इससे कैंसल आउट हो जाएगा क्या, अगर कैंसल आउट करोगे तो ये कितना आएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, तो हो गया 12 3 36, उसके बाद 12 7 84। सो देयरफॉर यहाँ पे एल का वैल्यू भाई आपने फाइंड कर लिया। एल का वैल्यू कितना आ रहा है, 37। तो ये आपके पास एल का वैल्यू आ गया। ये हमें 12 गिवन है, एल का वैल्यू आपने 37 फाइंड किया है।
हमें फाइंड क्या करना है, ऊंचाई फाइंड करना है। अब देखो अभी आपने फॉर्मूला देखा था कि ऊंचाई फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें एच स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है तो आप जो है L स्क्वायर को दूसरे साइड सेंड कर दो। L स्क्वायर को जब आप नहीं तो R स्क्वायर को जो है इस साइड सेंड कर लो। जब आप आर स्क्वायर के सेंड करोगे तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। हमें H का वैल्यू फाइंड करना है तो अंडर रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपके पास आने वाला है फॉर्मूले में। सो यहाँ पे H का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, H इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो यहाँ पे L का वैल्यू कितना गिवन है, 37 का स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू कितना गिवन है, 12 का स्क्वायर। अब सेम यहाँ पे भी फॉर्मूला ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप बेसिक से करने बैठ जाओ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एंड सेकेंड में क्या आता है, ए माइनस बी। सो ए प्लस बी, एक बार इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 7 2 9 3 1 4 49। एक बार माइनस करोगे कितना आएगा, 25। 49 का जो है अंडर रूट क्या होता है, किसका स्क्वायर है, 7 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 7 25 कितना आ गया, 35। सो इट मींस हाइट आपके पास कितना आ रहा है, 35। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। ये गिवन है हमें 35 सेंटीमीटर। समझा आपको। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तभी आप टाइम से 45 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। अगर फॉर्मूला ही नहीं लर्न है, कैलकुलेशन में ही आपका सब पार्ट जो है चला जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन जो है, सभी जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड इसका आंसर बताओ। ये रेशियो का क्वेश्चन गिवन है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन गिवन है। आपके डेली लाइफ में भी इस तरीके की चीजें जो है यूज होती हैं। फटाफट आप सॉल्व करो एंड इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सॉल्व कर लिया आपने, ओके चलो भाई। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे बोला है कि 286 विद्यार्थियों वाली एक विद्यालय में, मतलब एक विद्यालय है, उस विद्यालय में जो है टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 286 हैं। उसमें से लड़के हैं एंड लड़कियां हैं। इट मीन्स ये हो गए आपके पास बॉयज एंड सेकंड आपके पास क्या आ गई, गर्ल्स आ गई। लड़के हैं एंड लड़कियां हैं। इनका रेशियो का अनुपात गिवन है। अगर 8 लड़के हैं तो कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। ये इनका रेशियो गिवन है, प्रॉपर वैल्यू नहीं गिवन है। अब यहां से रेशियो गिवन है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जरा ये चेक करो, 8 में 5 ऐड करोगे कितना आएगा, 8 2 10 3 13। ये टोटल आपके पास 13 यूनिट आ रहा है और इसी 13 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है भाई साहब, 286 है। कितना है, 286 है। कितने टाइम है ये, 13 दूना 26, 13 दूना 26, इट मीन्स 22 टाइम है। अगर मुझे एग्जैक्ट जो है इनका वैल्यू फाइंड करना हो तो आप यहाँ पे भी 22 से गुणा कर दो, आप यहाँ पे भी 22 से गुणा कर दो। जब 22 से गुणा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17। इट मीन्स 176 लड़के हैं। लड़कियां कितनी हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110 लड़कियां हैं। ये इनका जो है प्रॉपर वैल्यू आ गया कि भाई उस जो है स्कूल में, उस विद्यालय में 176 लड़के हैं एंड जो है 110 लड़कियां हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि 22 अन्य लड़कियां विद्यालय में दाखिला ले लेती हैं। भाई साहब 110 तो थी ही, 22 ने जो है और एडमिशन ले लिया तो अभी लड़कियां कितनी हो गई, 2 2 1 3, 132 लड़कियां हो गई। लड़के तो बेचारे वैसे भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो लड़के कितने रहेंगे, 176 ही रहेंगे। अब बताना है कि हमें जो है लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब ये जो है इनका, ये जो फाइनल वैल्यू आ गया, इनका रेशियो बताना है। तो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से हो जाएंगे क्या, हाँ 4 से हो रहे हैं। 4 से करोगे तो 4 चौक 16 एंड 4 चौक 16। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 तियां 12, 4 तियां 12। अभी देखो 11 से भी हो रहे हैं, 11 चौक 44 एंड 11 तियां 33। अब नया रेशियो क्या आ गया है, 4:3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सोचो आज जो है आपने टोटल 12 से 13 क्वेश्चन ही सॉल्व किए, लेकिन आपको टाइम कितना लग गया, 1 घंटे। अब जब आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको और टाइम लगने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है एकदम इजी लेवल के थे, जो है आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के थे। मैंने आपके यहाँ पे यूपीएसआई का जो एग्जाम हुआ था, इससे टोटल 5 क्वेश्चन लिया था प्रीवियस ईयर एंड बाकी रिमेनिंग के 7 क्वेश्चन जो है अदर एग्जाम से लिया था। तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो देखना है।
एंड इसका जो है एनालाइज करना है कि भाई कितना आपका राइट हो रहा है, कितना रॉन्ग हो रहा है, किस टाइप में जो है आप वीक हो, उसका जो है प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक जितने भी तीनों प्रैक्टिस सेट कराए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर इसका पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम का भी जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से ज्वाइन करके आप पीपीटी या पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।